न्यूज। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 सालों से विध्वंसक युद्ध जारी है। रूस यूक्रेन में जारी भीषण जंग के बीच अब रूस और नेटो के बीच भी तनाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल पोलैंड के रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ। यूक्रेन की आपूर्ति लाइन पर हुए विस्फोट के पीछे रूस का हाथ होने का संकेत है। इसके बाद एक बार फिर से नेटो और रूस के बीच में जंग का खतरा बढ़ गया है। पोलैंड के अंदर धमाके में रूस का कनेक्शन सामने आया है और इसके बाद अब कई सारे सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ये जो सुरक्षा के मद्देनजर, आपको बता दें कि पूर्वी पोलैंड का जो लुब्लिन एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है, तो वहीं पहले से ही नाटो पर गुस्से में पुतिन ने एक बार फिर से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। तो आपको देखिए, कहीं ना कहीं बता दें, ये जो जंग चल रही है ये देखना होगा कि कैसे और किस तरीके से ये चलेगी, बढ़ेगी आगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 4 सालों से ये जो जंग है लगभग चल रही है। ऐसे में जो पूरा का पूरा नेटो है और जो अमेरिका है वो मदद करता रहा है और ये जो तनाव है वो लगातार बढ़ता हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आखिरकार ये जंग कब जाकर समाप्त होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये जंग लगातार बढ़ रही है ऐसे में मुश्किल ये लग रहा है कि इस जंग को ख़त्म किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी पूरी कोशिश रही थी, लेकिन अभी भी फ़िलहाल भी अगर आप कहें तो जो ये जंग है वो लगातार चल रही है। और दूसरी बात ये भी कि पुतिन की तरफ से अब जो स्थिति है वो काफ़ी और ख़राब करने की कोशिश भी है। लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि यूक्रेन को काफ़ी नुकसान हो रहा है और जो मदद लगातार यूक्रेन को मिल रही है वो कहीं ना कहीं रोकने की जो कोशिश है वो चलती हुई। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आप देखना ये है कि जिस तरीके की ये जंग रही है रशिया वर्सेस यूक्रेन की, और देखिए जो ये वॉर है ये तेज़ी से बढ़ती हुई और कोशिश कवायद पुतिन की यही है कि हर तरीके से जो यूक्रेन है उसको तोड़ा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। और लगातार रूस का कीव पर भी भीषण हमला सामने आया था, आपको याद होगा, कई मौतें भी हो गई थी। तो लगातार ये जो जंग है वो चल रही है और लगातार जो रूस है उसके हमले जो हैं वो भी चलते हुए नज़र आए हैं। कहीं ना कहीं अब नेटो देशों की मदद भी ज़रूर मिल रही है, अमेरिका की भी मदद मिल रही है, लेकिन ये आप समझिए कि काफ़ी नहीं हो पा रही है ये मदद। तो आपको बता दें कि ये जो जंग का खतरा है वो निश्चित तौर पर काफ़ी तेज़ होता हुआ, और आपको बता दें कि जो ट्रेन धमाका हुआ है तो रूस और नाटो के बीच जंग का खतरा जो है वो लगातार क्यों बढ़ रहा है हम बता रहे हैं आपको। ट्रेन धमाके के बाद पोलैंड और रूस में तनाव बढ़ गया। नाटो देश पोलैंड में ट्रक पर धमाका हुआ है, युद्ध की तैयारी में रूस जुटा हुआ है। पोलैंड में धमाके का रूस से कनेक्शन सामने आया है और पूर्वी पोलैंड का लुब्लिन एयरपोर्ट बंद है। एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही रोकी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। और ईयू की विदेश नीति प्रमुख कलास का भी बयान आया है। काजा खलास ने कहा ट्रेन धमाके के लिए मॉस्को दोषी है। काजा खलास ने कहा इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाए। तो देखिए, दावे लगातार ज़रूर किए जाते हैं इस युद्ध के बारे में कि ये युद्ध खत्म होगा, लेकिन फ़िलहाल अभी दूर दूर तक ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो हमले हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और ये हमले काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। तो ऐसे में अब जो देखिए रूस की तेल रिफाइनरी पर भी यूक्रेन का हमला हुआ था। हालांकि जो ये हमले हो रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं और ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि ये जो हमले हैं वो फ़िलहाल रुकेंगे और कहीं से भी शांति आए, ऐसी उम्मीद कम ही लगती है। तो यूक्रेन के खार्किव पर भी रूस का जो हमला है वो लगातार नज़र आया है और यूक्रेन के खार्किव पर रूस का जो बड़ा हमला है वो हुआ है। यूक्रेन के डोनेस्क पर भी रूस का बड़ा हमला हुआ है। तो उन शहरों को देखिए चुना जा रहा है जिन जगहों पर मिर्नोग्राद में FAB 3000 से अटैक हुआ। रूस पर हमले के लिए नाटो की अब बड़ी तैयारी है। तो क्या पूरा नाटो अब एकजुट होकर हमला करेगा? जर्मनी से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल रही है। देखिए, पहले अमेरिका मदद कर रहा था, नाटो भी मदद कर रहा था, लेकिन अब कई और देश हैं। नई एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो दी गई है। जर्मनी ने यूक्रेन को स्काई रेंजर 35 दी है। तो यूक्रेन का Su-27 से रूसी ठिकानों पर अटैक भी है। लेकिन क्या रूस माफ़ करेगा उन देशों को जो इसकी मदद इस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि ड्रोन से कई इलाकों में लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर जो अटैक है वो किया गया है और अगर यह अटैक किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि रूस भी कहीं से चुप नहीं रहेगा।
रियाजान तेल रिफाइनरी हमले के बाद तेल रिफाइनरी को फिलहाल बंद भी करना पड़ा है, लेकिन रूस वो देश है यूक्रेन के खार्किव पर क्योंकि जो हमले किए गए हैं उसका बदला वो लेने में सक्षम है। और आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी हमला किया था। अभी 2 दिन पहले ही ये हमले जो हैं वो हुए हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 हफ्ते में 3 बड़े हमले हुए हैं। कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हमला ये इतना भयानक था कि अपार्टमेंट और भवनों में बड़े बड़े छेद हो गए थे। दूसरी तरफ अब ये जो हमला है वो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि कहीं से भी रूस को मदद जो है वो ना मिल पाए, ये रशिया की कोशिश है। हालांकि इस कोशिश में वो कितना कामयाब हो पाएगा ये देखना होगा। और देखना ये भी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम तस्वीर सामने आ रही है, आप देखिए बर्बादी निश्चित तौर पर दोनों ही देशों की हो रही है। और यूक्रेन तो आप समझिए, कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि पूरी आधा ख़त्म हो चुका है, लेकिन क्या उसे ये जो कोशिश और कवायद है इसकी नहीं करनी चाहिए कि शांति हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अपने अस्तित्व के लिए जो रूस यूक्रेन है वो ये जंग लड़ रहा है। तो आपको बता दें कि ये अब देखना अहम है कि किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। तो रूस यूक्रेन की जंग जो लगातार बढ़ती रही है, ऐसे में अब देखना यह है कि ये जो किया गया है रूस की तरफ से दोबारा क्या होता है। और हमारे साथ श्रुति दास गुप्ता जी, विदेश मामलों की जानकार, जुड़ गई हैं। श्रुति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है मैम आपका इंडिया न्यूज़ पर। मैम, मेरा सवाल ये है कि लगभग 4 साल हो गए हैं इस जंग को। इस जंग में कई सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। ऐसा नहीं था कि रूस इस युद्ध को 15 दिनों में ख़त्म नहीं कर सकता था, जैसा कि लगातार ट्रंप भी कहते हैं, लेकिन ये युद्ध लगातार बढ़ा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो यूक्रेन को जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तरफ से अमेरिका और दूसरी तरफ से नाटो। क्या पिछले दिनों में फ़र्क ये आया है मैम कि नाटो अब खुलकर साथ देने लगा है? नाटो के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो खुलकर यूक्रेन के साथ आ रहे हैं और ये युद्ध अब और ज्यादा तेजी से हो रहा है, उसके परिणाम और दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब नेटो तो हमेशा से ही पहले साथ दे रहा था उसका। आप अगर देखेंगे जब से ये जो 2022 में युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से रशिया के एसेट्स यूरोप ने फ्रीज कर दिए थे। कितने कितने बिलियन डॉलर के एसेट्स उनके फ्रीज कर दिए थे। तो ये कोई नई चीज नहीं है। सिर्फ नेटो नहीं, यूरोप भी साथ में खड़ा है ये यूक्रेन के लिए। उनके हिसाब से यूक्रेन उनकी लड़ाई लड़ रहा है और अल्टीमेटली ये लड़ाई एक्चुअली यूएसए और रशिया के बीच में है। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि कहीं अगर कोई बात निकलती है कि हाँ भाई पीस टॉक्स होने वाले हैं, तो वहाँ रशिया के साथ साथ यूएसए का होना जरूरी है। जेलेंस्की सिर्फ एक मोहरा है और यूक्रेन अनफॉर्चुनेटली एक सिर्फ ऐसी जगह बन के रह गई है जहां ये युद्ध किया जा रहा है। ये युद्ध अगर मैं आपको समझाऊं तो सिर्फ नेटो को लेके नहीं है। यूक्रेन के अंदर एक बहुत बड़ी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी जो उनसे अब अलग होना चाह रही थी, क्योंकि वहां पे एंटी रशिया सेंटिमेंट जो है 2013-14 के बाद देखने शुरू हो चुके थे। तो रशियन स्पीकिंग एरिया जो है वो एरिया के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होने लग गई थी। तो अब ये चीज एक जो है आप देखेंगे तो ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये सारे रीजन जो है जो अब अपने आप को यूक्रेन से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं, तो वो रीजन जो है यही हैं वो रीजन जो रशियन स्पीकिंग एरिया हैं और जिनको रशिया के हिसाब से अब उसने लिबरेट किया है यूक्रेन कंट्रोल से। जी, दूसरा अगर हिस्सा इनके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक रिलीजियस एंगल भी है। रशिया ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और जबकि यूएसए जो है वो एक दूसरे तरीके का फॉलो करता है। तो ये चर्च के आपस के सेगमेंट्स के बीच की लड़ाई भी मानी जाती है। और तीसरा अगर देखा जाए तो नस्ल का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा वो है। रशिया को हमेशा एक एनिमी स्टेटस पे क्यों देखा जाता है? क्योंकि रशिया एक स्लैविक नेशन है और स्लैव्स के साथ हमेशा ये जो आपके इंग्लिश स्पीकिंग और ये जितने एरियाज है, सैक्सन एरियाज वगैरह जो हैं, ये अपने आप को हमेशा उनसे दूर रखना चाहते हैं। तो उनकी एक ये पुरानी मेंटालिटी है कि ये इनके साथ हमें युद्ध करना है। तभी रशिया इतने सालों तक इनका जो है बहुत बड़ा एनिमी बन के रह गया है। ट्रम्प की सोच थोड़ी अलग है।
वो उन्होंने बहुत अच्छे कुछ दाव पेच लड़े हैं, क्योंकि जहां तक मैं पढ़ रही हूँ अब, रशिया ने अपना टैक्स बढ़ाया है इस बार, 20% से 22% किया है, क्योंकि अब उसकी इकोनॉमी पे थोड़ा सा झटका आना शुरू हो रहा है। 4 साल का युद्ध वो 10 सेकंड में खत्म कर सकता था, वो ये नहीं किया, क्योंकि उसको उन रशियन स्पीकिंग रीजन्स को आराम देना था, उसे उन क्रिश्चियंस को नहीं हर्ट करना चाह रहा था। ये एक मीट ग्राइंडर वॉर उसने टेरिटरी के लिए किया है, लोगों के लिए किया है, और यूएसए को अपने बैकयार्ड से बाहर रखने के लिए किया है। उसको अगर यूक्रेन एज एन एंटिटी खत्म करना था तो वो बहुत पहले कर चुका होता। जी बिल्कुल। अच्छा श्रुति जी देखिए, जो बातें अभी आपने कही हैं, इस पूरे युद्ध के दौरान एक चीज़ ये भी देखी गई है कि हमने तमाम वो हथियार भी देखे हैं, और कहीं ना कहीं अब चलिए मैं आती हूँ श्रुति जी आपके पास, आगे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए हैं। सर वेरी गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये जो जंग जारी है वो किस दिशा में जारी है? कहीं से भी ऐसा लगता तो नहीं कि ये जंग रुकेगी? क्या अब जो परिणाम है वो काफ़ी पास आता जा रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं? क्योंकि जो पिछले कुछ समय से जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी बढ़ी है, क्योंकि ये युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि शांत हो जाता है थोड़ा, फिर बात होती है, फिर होता है। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो रूस है उसके हमले काफी बढ़ चुके हैं सर यूक्रेन पर। थैंक यू वेरी मच खुशबू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमले बढ़ चुके हैं। पर आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हम लोग जो लेटली जो वॉरफेयर देखते आए हैं, वो देखते आए थे 2 days वॉर, 3 days वॉर, वी आर यूज्ड टू इट, नो रिजल्ट्स गेन्ड। हाँ। या तो लड़ाई हो ऐसी कंट्री की जैसे कि इराक के साथ में अमेरिका लड़ रहा था, हाँ। और उसके साथ में 35 कंट्रीज थी साथ में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं रशिया को, यूक्रेन को, नेटो कंट्रीज, और रशिया अकेला है। और लेट मी टेल यू वन थिंग, लैंड वॉरफेयर को जीतने के लिए आपको सुपीरियर टैक्टिक्स चाहिए। रशिया ने इनिशियली बड़ी गलती करी, ये नहीं कि उसे गलती नहीं करी। यस, वो ऑक्यूपाई कर सकता था लैंड और विकेट कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। उसको जरूरत पड़नी थी, क्योंकि उसने अपने 2nd डिवीजन की आर्मी कमांडर्स को रखा। उसने सोचा मैं बहुत जल्दी ऑपरेशन खत्म कर दूंगा। मेजर रिक्वायरमेंट है डॉनबास एंड वो सारा एरिया, 22% टू 25% जो रशियन स्पीकिंग टेरिटरी है वो है। क्रीमिया तो ले चुका था, और भी चीजें वो हासिल कर चुका था, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं था। वो ये चाहता था कि नेटो दखल अंदाजी ना करे, और नेटो ये मत कहे कि मैं यहाँ पे बेस बना लूंगा। अमेरिका ने ये स्टार्ट कर दिया कि मैं यूक्रेन के साथ में वहां पे जाके उनकी लैंड में जो रशिया ने ली है उसके अंदर खनिज पदार्थ ढूंढूंगा, इत्यादि इत्यादि। अमेरिका की जो पॉलिसी थी, और लेट मी टेल यू खुशबू जी, मैं आपके चैनल में पहले बोल चुका हूं, ये लड़ाई बेसिकली होती है सारी नेटो कंट्रीज अपने डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा दिलाने के लिए कर रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं होता, ये सारी लिप सर्विस होती है। और ये चाहते हैं, अब ये अमेरिका की नॉर्थरॉप, लॉकहीड मार्टिन, ये सब अपनी वेपन सिस्टम्स बेच रहे हैं। यहाँ पे एरोस्पेशल और जर्मन की इंडस्ट्री, फ्रेंच इंडस्ट्री, बेल्जियन, ये चाहते हैं कि अमेरिका को दूर रखें और हमारे ये मार्केट में हम बेचे, क्योंकि सारी यूरोपियन यूनियंस और ओन नेटो इज द यूरोपियन यूनियन का फोर्स, सारी इट बिलोंग्स टू देम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और ये बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी कि आप ये मत सोचिए कि रशिया कैन वॉक ओवर यूक्रेन, ये गलत धारणा है। फौज बड़ी दिखनी अलग होती बात होती है, फौज की कैपेबिलिटी अलग होती है। यहाँ पे रशिया की कैपेबिलिटीज, रशिया की टैक्टिक्स को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है। तो हाँ, उन्होंने मार काट बहुत मची है, दोनों साइड से लोग बहुत मरे हैं, ह्यूमैनिटी का बड़ा नुकसान हुआ है, पर इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा। वो अपना पॉलिटिकल एंगल को देख रहे हैं दोनों लीडर्स कि हमारा पॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या होगी। इसका फायदा अमेरिका उठा रहा है, इसका फायदा बाकी कंट्रीज उठा रही है। जो अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन कंट्रीज नेटो में मिल गई हैं, वो बड़ा फायदा उठा रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक ही डर है कि रशिया का अटैक उनकी तरफ ना आए, तो वो डायरेक्टली कोई यूक्रेन की मदद के लिए नहीं आ रहा, चाहे वो इसलिए वो साइन नहीं करना चाहते
जॉइंट डिक्लेरेशन, नेटो को लेने में रखना नहीं चाहते यूक्रेन को, कि अगर यूक्रेन में रख दिया तो सिर लड़ाई उनके सिर पे आ जाएगी, वो नहीं करना चाहते। तो ये इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, इतनी आसानी से लड़ाई खत्म नहीं होगी until and unless अमेरिका डिसाइड्स कि अब मैं पीस नेगोशिएशंस कराऊं। वो कराने के लिए देखिए, जब बोरिस जॉनसन दौड़ा दौड़ा गया था इनकी संधि रोकने के लिए, बिटवीन येलेंस्की एंड पुतिन, दे वर गोइंग टू मीट 2 years बैक। वो रोकना चाहते थे कि भैया रोको मत लड़ाई। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है मेरे पास। मैं अभी आती हूँ सर आपके पास, और आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। अच्छा श्रुति दास गुप्ता जी, देखिए जो बातें प्रफुल्ल बख्शी सर कह रहे हैं, ये बात तो अब समझ में आ चुकी है कि अगर इस जंग को खत्म करना होता तो ये जंग खत्म हो चुकी होती। लेकिन जिस तरह से ये जंग चल रही है, यूक्रेन कहते हैं, जब मेरी आप लोगों से ही और आप जैसे एक्सपर्ट से ही बात होती है, यूक्रेन आधा खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि रूस को नुकसान कम हुआ है, रूस को भी नुकसान हुआ है, उसके लेवल पर नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अगर ये यूं ही चलता रहा तो आगामी इसके और क्या परिणाम होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर तो हर देश पर पड़ता है, किसी भी युद्ध का हो। देखिए नुकसान तो हुआ है, सबका ही नुकसान हुआ है। अगर आप देखेंगे तो रशिया एक टाइम पर इस युद्ध से पहले दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर था। अब उसकी की सारी डिफेंस सप्लाईज ये यूक्रेन युद्ध के अंदर झोंक दी जाती हैं। तो जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूरोप का है वो इस बात का फायदा उठा रहा है, अपने आप ही पैसे जनरेट करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को बांट देते हैं। अपनी ही डिफेंस इंडस्ट्री का फिर वो जो अपना सामग्री है वो जाके यूक्रेन में लगाते हैं और रशिया पे शूट कर देते हैं। तो उनकी इंडस्ट्री भी चलती रह रही है। उनको अगर देखा जाए तो डिप्रेशन में से निकलने आने की बहुत अच्छी एक स्ट्रैटेजी है कि भाई आपने डिफेंस इक्विपमेंट बेच लिए तो आपकी इकोनॉमी को इनपुट भी आ रहा है, सेल भी दिख रही है, और उसके बाद आपने वो जाके आपने सारे वेपन्स डाले यूक्रेन के हाथ में, यूक्रेन ने डाले रशिया के ऊपर, तो रशिया को भी घात पड़ी, तो आपका एक बिगर कॉम्पिटिटर जो है वो वहां से हट गया है आपके रास्ते पे से। तो ये अगर देखा जाए तो इन्होंने आपस में अपना बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है। अगर आपको ये जानकारी है कि 2 मिनिस्टर्स को यूक्रेन जो है अपनी कैबिनेट में से उनके ऊपर इम्पीचमेंट करना चाह रहा था, कि उनको अरेस्ट किया गया था क्योंकि करप्शन चल रही है। तो पैसा जितना भी आ रहा है, ये आपस में इकट्ठा करके जो भी पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा पूरा युद्ध में लग भी नहीं रहा है, वो आधा गायब हो जा रहा है। हम तो खुद ही डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि ज़ेलेंस्की कभी यॉट खरीदने पहुंच रहे होते हैं, कभी कुछ और हो रहा होता है, और 10% पैसा भी डायरेक्टली यूक्रेन के हाथ में नहीं आता। वो जो भी एड प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो अपने ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने के लिए कर रहे होते हैं। तो अब इसका आगे क्या होने वाला है? मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रही थी, एक्सियोस करके एक ओपन सोर्स है उससे, जिसमें बोला जा रहा है कि छुपे हाथ रशिया और अमेरिका एक पीस टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, स्टीव विटकॉफ जो उसको लीड कर रहे हैं, जिसके अंदर वो लास्टिंग पीस इन यूरोप, लास्टिंग पीस इन नेटो एंड आगे यूएस और रशिया की जो है कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूक्रेन के साथ। तो ये 3-4 पॉइंट लेके आपस में उनकी डिस्कशन शायद चल रही हैं अंदर ही अंदर। चाहे हम ओपन पीस टॉक्स अभी नहीं कहीं पढ़ पा रहे हैं इस्तांबुल के बाद से, लेकिन ये एक बात सुनने में आ रही है और ये हो भी सकता है, नहीं तो इतनी शांति से बैठते ही नहीं लोग। उन्होंने अभी एक डील साइन करी, अगर आप देखें फ्रांस के साथ एरोप्लेन्स की, किसी इक्विपमेंट की, आई थिंक एयरप्लेन्स की, जो उनको 2035 में मिलेंगे। अगर ये 2035 तक चलता रहेगा आपको लगता है, तो ये अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करने की बात नहीं हुई। और इसमें यूक्रेन को क्या मिल रहा है? यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने बोला है कि उनको क्लाइमेट लॉस हुआ है और अपने क्लाइमेट की प्रोटेक्शन के लिए रशिया का जो फ्रोजन एसेट्स की हम बात कर रहे थे उसमें से कुछ बिलियन उनको चाहिए अब। तो अब आप समझ रहे हैं ये खेल कितना लंबा और फैलता जा रहा है। उनको लाइफ लॉस का एक्चुअल अगर कदर होती तो ये 2022 की स्प्रिंग पीस ट्रीटी जिसकी बात आपके कर्नल साहब भी कर रहे थे अभी, वो बोरिस जॉनसन नहीं ठुकराते। वो उन्होंने कहा है कि यूक्रेन जो है हमारे लिए लड़ेगा,
और उसकी लड़ाई के थ्रू हम सब कमाएंगे और खाएंगे। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं होता हुआ दिख भी रहा है। प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए जो ये पूरी परिस्थिति है, इसके लिए कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन इस जंग में अब तक है तो इसके पीछे का कारण नाटो और सबसे बड़ा अमेरिका है। ऐसे में सर, अगर ये जंग चल रही है और जिस तरीके से बता रहे थे अभी श्रुति दास गुप्ता जी भी, नुकसान तो सबका है लेकिन कहीं ना कहीं फायदा भी ढूंढा जा रहा है, और क्या यही वजह है कि दोनों को इस युद्ध में इन्वॉल्व करने की कोशिश नाटो और अमेरिका की भी रही है? ये बिल्कुल सही बात है। इनको ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, और वो चाहते हैं कि इस लड़ाई। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी क्लियर है सर, प्लीज कैरी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये चाहते हैं कि, और वो चाहते हैं कि इस लड़ाई से बहुत रशिया और यूक्रेन डाउन हो जाएं। उनका क्या, उनका बैठे बैठाए अगर रशिया वीक पड़ रहा है तो ये तो नेटो के फेवर में है, क्योंकि नेटो बना ही था रशिया को दबाने के लिए और वॉर्सो पैक्ट कंट्री को दबाने के लिए। दैट्स व्हाई नेटो वाज क्रिएटेड। नेटो तो हैज ओवरलिव्ड इट्स लाइफ। तो अब नेटो जो है अपनी वॉर इंडस्ट्री को इंप्रूव करने के लिए ये सारे कार्यक्रम कर रहा है, और यूरोपियन यूनियन ऊपर से नहीं बोलता, अंदर से यूरोपियन यूनियन की ये पॉलिसी है, ये लड़ाते रहे इनको और बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं नेटो को अंदर ही अंदर से। ऊपर से कोई यूरोपियन यूनियन का लीडर नेटो के बारे में बात ही नहीं करता, और फिर भी ये सब गेम चल रहा है। तो ये आपको मान के चलिए, और इसीलिए जैसे मैंने आपको इनके एग्जाम्पल दिया था, बोरिस जॉनसन को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने दौड़ा के भेजा था कि भैया इनकी लड़ाई ये बंद करना चाहते हैं, इनको लड़वाते रहो। तो तभी बोरिस जॉनसन ने आके इनकी मीटिंग रोकी थी, पुतिन और ज़ेलेंस्की की। तो ये बिल्कुल नॉर्मल खेल है। अब इसके अंदर ऑयल पॉलिसी आ जाती है, इसके अंदर सो मेनी थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। तो वो भी है, वो प्रतिबंध और लगाना चाहते हैं कि रशिया का ऑयल मत लो, उसको और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सर ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस तरह की और परिस्थितियां दिखेंगी। सर समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, और श्रुति दास गुप्ता जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।